जो लोकप्रियता है वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, वाल्मीकि ने, कंबन ने, कृतिवास ने, सेतुबंध प्राकृत में बहुत लोगों ने, या रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत बखूबी लिखा, लेकिन इस बात को समझा कि इस कथा में क्या ताकत है और दूसरी कथाओं से इसकी तुलना करें तो आप और भी समझ पाएंगे। जो बीच में आएगी बात तो मैं उसको जोड़ूंगा भी कि कैसे उसमें संगति को देख सकते हैं और उस संगति से जीवन को कैसे समझ सकते हैं। तो वैश्विक संदर्भ और योग जैसे मैंने कहा कि 6 दर्शन में से एक है, वो वही है कि हमारी इस जीवन की यात्रा का अर्थ क्या है और दुख क्यों है और सुख क्यों है, और उसको एक प्रैक्टिसिंग फॉर्म में योग एक संपूर्ण मुकम्मल दर्शन है जो हमारे जीवन के रास्ते को दिखाता है। उसके एक सोपान आप सभी जानते हैं कि योग, आसन, प्राणायाम वगैरह वगैरह है, क्रियाएं वगैरह है, लेकिन सभी दर्शन का उद्देश्य एक है और धर्म का उद्देश्य उसी दर्शन के तत्व को सामान्य लोकजन्य ढंग से लोगों को बताना, बिना उसकी जटिलता में जाए हुए। तो अब जो राम कथा को मैं देखता हूं कि वो व्यक्तिगत स्तर पे एक व्यक्ति को, मनुष्य को कैसे आगे ले जाती है, उसकी समझ को कैसे बढ़ाती है और कैसे समृद्ध करती है, और सामाजिक या सामूहिक स्तर पे इस राम कथा की प्रासंगिकता क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसने क्या सिखाया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये मैं बार बार कथा कहता हूं तो मेरे मन में ये कोई भाव नहीं है कि राम के दैवीकरण का कहीं भी अवमानना करना है, क्योंकि हर चीज, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर की धारणा, रिश्तों की धारणा, ये सभी धारणाएं, इनका एक कार्य होता है, इनकी एक उपयोगिता होती है जिसके कारण ये हमारे जीवन में मौजूद होती हैं। चाहे लोक धारणाएं हो, सभी गांव में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोक परंपराएं और विश्वास होते हैं। उदाहरण के तौर पे, भटकूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तरांचल में बहुत ऊंचाई पे 2 गांव हैं चीन के बॉर्डर पे, जिसमें एक गांव के लोग अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं और एक पांडवों का वंशज मानते हैं, और आज भी उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें, रिचुअल, परंपराएं, त्योहार या साथ साथ सामूहिक साल भर में वो गतिविधियां करते हैं। अब ये धारणा आज तक चली आ रही है, मगर इसको लॉजिकली देखा जाए या इसके मर्म को देखा जाए कि इसके प्रैक्टिस करने के कारण क्या है और ये फंक्शनली क्या फुलफिल करती है, तो फिर मैं वापस लौट के आता हूं कि राम कथा जो है वो सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पे न सिर्फ हमें, न सिर्फ भारत को, बल्कि एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य को भी बहुत गहरी समझ जीवन की देती है, रास्ता दिखाती है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जटिलताओं में और बौद्धिक विमर्शों में जाए बिना ये हमें रास्ता दिखाती है। आपने देखा होगा भक्ति काल में ज्ञान मार्ग था, भक्ति मार्ग था, कोई ज्ञान मार्ग को महत्वपूर्ण मानता था, कोई भक्ति मार्ग को महत्वपूर्ण मानता था, और मैंने इसी प्रसंग में ब्रह्म गीत, उद्धव और गोपियों के संवाद को किया था कि सहजता और समर्पण और सिंप्लिसिटी के बिना हमारे जीवन का भाव जगत कितना समृद्ध हो सकता है और कितना खुश हो सकता है। अगर इसे आप उद्धव के जीवन से रख के देखें तो ज्ञान का मार्ग उद्धव को कितना खुश रख पाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। पूरे राजनीतिक चिंतन में गांधी जी के आप देखिए कि उनके केंद्र में एक चीज जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की कि एक सस्टेनेबल, टिकाऊ खुशी के लिए ही सारी राजनीति है और टिकाऊ खुशी के लिए ही सारी अर्थतंत्र है। याद कीजिएगा उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत को। अब इस राम कथा का जो महत्व जो है वो भारतीय संदर्भ में और पश्चिमी संदर्भ में देखें कि वैश्विक संदर्भ में इसका महत्व क्या है। मैंने चर्चा की थी कि जो भारतवंशी है, इंडियन डायस्पोरा है, जो कैरेबियन और फिजी और पैसिफिक ओशियन का है, उनके लिए राम कथा उनकी अस्मिता है, उनका धर्म है। अस्मिता ही नहीं, धर्म है। राम उनके ईश्वर नहीं, एकमात्र ईश्वर है। इस लिहाज से राम कथा आप देखिए कि 150 साल तक एक
राम की कथा, रामायण, उन्हें तमाम पश्चिमी संपर्क के बावजूद अपने आप में, अपनी परंपरा में, अपने पास्ट में विश्वास करने की शक्ति देती है और वो कायम रहते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा इसे, तब आप और समझ पाएंगे। मैं ट्रिनिडाड में कार्निवाल एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल होता है, आप ब्राजील के रियो डी जेनेरियो कार्निवाल से देख सकते हैं। उसके विजुअल पे मत जाइए, लेकिन उसकी हिस्ट्री को मैंने समझने की कोशिश की थी। तो मैंने ये देखा कि जो स्लेवरी के पीरियड में जो ब्लैक्स अफ्रीका से लाए गए, उन्हें जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, फ्रेंच स्पेशली और ब्रिटिश, वो एक भाषा बोलने वाले ट्राइब को एक साथ नहीं रखते थे, 5-7 लोगों को रखते थे। लेकिन जब इंडेंचरशिप शुरू हुई, भारत में गिरमिटिया प्रथा कह लें, या भारत से जो मजदूर जाने लगे, वो जब स्लेवरी का अंत हुआ तो उन्हें खेतों के पास झोपड़ी बना के, घर बना के उन्हें वही रहने दिया, और सभी एक भाषा बोलने वाले थे। बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ लोग साउथ से भी गए थे, कुछ बंगाल से भी गए थे, लेकिन ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से गए थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए थे। तो एक जैसे ग्रेट ट्रेडिशन में स्मॉल ट्रेडिशन का जैसे लोप हो जाता है, सभी की भाषा भोजपुरी के रूप में बची पूरे कैरिबियन में। दूसरी बात है, ये सभी भारतवंशी अपनी परंपरा, रीत रिवाज और त्योहार की स्मृतियां लेके आगे बढ़ सके। लेकिन वहीं ब्लैक स्लेव जो थे, चूंकि उनकी भाषा तुरंत लोप हो गया, क्योंकि उनके साथ कोई भाषा बोलने वाला नहीं था, सेलिब्रेशन करने वाला नहीं था, फेस्टिवल मनाने वाला नहीं था, तो उनकी जो मेमोरीज थी, जो स्टोरीज उनके दिमाग में थी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में नहीं आ पाई। अब इसका परिणाम देखिए आप कि कैरेबियन से ब्लैक अफ्रीकन का माइग्रेशन पूरे नॉर्थ अमेरिका में हुआ है। आज पूरे अमेरिका में अफ्रीकन कम्युनिटी के बीच में, आप याद करें, अगर बराक ओबामा ने बार बार भाषण देने में कहा था, परिवार को मजबूत करो, परिवार को मजबूत करो, क्योंकि ब्लैक सोसाइटीज़ में परिवार मजबूत नहीं है, क्योंकि धर्म मजबूत नहीं है, क्योंकि परंपरा मौजूद नहीं है, क्योंकि संस्कृति मौजूद नहीं है, तो एक पिता की धारणा मौजूद नहीं है, और इसलिए रिश्तों का स्पंदन नहीं मजबूत है। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्लैक कम्युनिटीज़ की जो क्राइम होते हैं वो बहुत कोल्ड ब्लडेड मर्डर के क्राइम बहुत ज़्यादा हैं उनमें। वो अगर बर्गलरी कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते हैं तो तुरंत गोली मार देते हैं, क्योंकि वो जीवन की महत्ता को नहीं समझते हैं। इस लिहाज से अगर आप भारतवंशियों को विश्व में जहां भी गए, 2 तरह के भारतवंशी हैं। एक तो पहली परंपरा में इंडेंचरशिप लेबर के लिए कॉफ़ी और टी प्लांटेशन के लिए गए थे, और दूसरा 20वीं शताब्दी में जो पढ़े लिखे लोग अमेरिका में गए थे, पूरे भारत से, दक्षिण भारत से, और वो उन्होंने अपनी संस्कृति को जितना भी कायम रखा है और अपने देश से जितना भी प्रेम करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि बहुत बेहतर ढंग से वो अपने देश को प्रेम करते हैं, उनके अंदर ये सेल्फ इंश्योरेंस कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, अगर मुसलमान हूँ मगर भारतीय हूँ। तो वो जो भारतीय होने की जो परिभाषा और जज्बा, एक भारतीय मुस्लिम भी अगर पश्चिम समाज में रहता है तो उसके अंदर परिवार की धारणा लगभग वही होती है जो हिंदू में होती है। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस एक हिंदू नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक भारतीय नैरेटिव है, जो हम सभी भारतीयों के मन को कंस्ट्रक्ट करता है। अब पश्चिमी और भारतीय समाज की एक तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा समझते हुए आगे जाएंगे। हमारे समाज में भाव जगत बहुत प्रधान होता है, हमारे जीवन में भाव जगत प्रधान है भी। हम याद कीजिए कि हम कहा करते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और वो भी लोग प्रचलित कहावत हमने बचपन में सुनी है, कम खाओ गम खाओ। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है, बट इसके निहितार्थ को अगर इसका सार्वभौमिकरण करें, ये हमारा माइंड है, इस तरह से हमारा माइंड बनाया गया है। वहीं पश्चिमी जगत में औद्योगिकरण के बाद धर्म का क्या महत्व थोड़ा कम हुआ, और आइडिया ऑफ लॉजिक, रेशनैलिटी, फ्रीडम का स्पेस बढ़ा। याद कीजिए, आस्था का स्पेस कम हुआ तभी रेशनैलिटी का स्पेस बढ़ा, और जब रेशनैलिटी का स्पेस बढ़ा तो इक्वलिटी का स्पेस बढ़ा,
और वो इक्वलिटी जो एक पॉलिटिकल आइडिया के रूप में पश्चिमी समाज में आई है, और वो इक्वलिटी जो हमारे समाज में सहज रूप में विकसित थी। आज जो क्लास जो भारत में आप देखते हैं, पुराने जमाने में एक जजमानी प्रथा थी। एक किसान जो खेती करता था वो अपने उत्पाद को सभी में बांटता था, अकाल के सिवा लोग भूखे कम मरते थे। आप प्राचीन ग्रंथों को देख लीजिएगा, जजमानी प्रथा थी। और उसी तरह से सामंत प्रथा जो भारत की थी वो ब्रिटिश या यूरोपियन सामंत प्रथा की तुलना में बहुत ज़्यादा मानवीय थी, क्योंकि हमारा जो उत्पाद था वो सिर्फ हमारा उत्पाद नहीं था, उसमें हम की धारणा थी। तो हमारे समाज में समाज और सामूहिकता बहुत महत्वपूर्ण हुई। पश्चिमी समाज में रैशनैलिटी के बाद समाज नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम इंपॉर्टेंट हुआ, वो हम की भावना उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई। इसलिए वहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड किस्म का सिटीजन मिलता है। हमारे यहाँ सिटीजन उतना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मनुष्य ज़्यादा मानवीय है और ज़्यादा सामूहिक है। इसलिए आप देखते होंगे कि तमाम मुश्किलों के समय में लोग चैरिटी जिस तरह से करते हैं और जिस तरह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। खास तौर से हमारे जीवन में आज मतलब जो है, अगर हम देखें तो राम को अगर हम रिमेंबर करें, रामायण को रिमेंबर करें, राम की कथा को रिमेंबर करें, तो राम के कई रूप हैं। एक राजा है, एक ईश्वर है, और उससे भी ज़्यादा अगर उसके मर्म को पकड़ें तो वो एक आदर्श भी है। और आदर्श सिर्फ राम ही नहीं है, तमाम आदर्श है। आप हनुमान को देख लीजिए, एक आदर्श। आप सीता को देख लीजिए, आदर्श। उसे जिस भी रिश्ते के रूप में परिभाषित कीजिए। अब इसे अपने आधुनिक जीवन में आप ट्रांसलेट करें। हम तमाम आधुनिकता में जीते हैं और आधुनिक जीवन का बर्ताव कर रहे हैं। और आज से तकरीबन 30 साल पहले मुझे याद है कि जब मैं विश्वविद्यालय के दिनों में था, पश्चिमी एकेडमिशियन कुछ आए थे और हमारी चर्चा हो रही थी। उस समय दुनिया में कंप्यूटर आया था और बहुत तेज़ी से फैल रहा था, 90-92 की बात है। तो एक स्टडी, बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी आई थी कि आईटी फील्ड में काम कर, 1990 की बात मैं बता रहा हूँ, आईटी फील्ड में काम करने वाले आधुनिक, इतने आधुनिक फील्ड में काम करने वाले पुरुषों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वो तमाम आधुनिक जीवन शैली के बावजूद अंदर से, यानी अपने अंतर में बेहद पारंपरिक थे। तो हमारी अपेक्षाएं हमेशा पारंपरिक होती हैं, या अपेक्षाएं कह लें कि पारंपरिक और आधुनिकता का उसमें अजब सा मिश्रण होता है। अपने लिए जहां हम फ्रीडम को, हुआ क्या है कि हमारे ईस्टर्न सोसाइटी में हमारी जो मेमोरीज में इस राम कथा के माध्यम से जो भारतीय, जो हमारे स्वयं की, जो हमारे परिवार की धारणा, जो हमारी घर की धारणा, बहुत महत्वपूर्ण, घर की, हाउस की नहीं, मकान की नहीं, घर की जो धारणा हमारे मस्तिष्क में जो मौजूद है, उसमें जो हमारा इंटरेक्शन पश्चिमी समाज के साथ हुआ मेटेरियलिज्म में, हमें लगा कि कंज्यूम करना, उपभोग करना सुख देता है। और आप सभी ने याद किया होगा, और हमारी पीढ़ी तक जो भी लोग हैं वो ये समझ पाएंगे कि हमने साइकिल या एक बहुत बेसिक जीवन देखा था, और उस जीवन में हम जिस परिवार में रहे थे वो घर कितना एक ऐसा स्पेस था जो शायद आप सभी समझ पाएंगे ज़्यादा हैप्पीनेस को क्रिएट करता था। और हम सारे एजुकेशन के बावजूद, सारी रैशनैलिटी के बावजूद, सारे मॉडर्न एडॉप्शन के बावजूद, सारे टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट के बावजूद भी हम उतनी खुशी नहीं रच पाते हैं, और हम अपने पिता से ज़्यादा स्मार्ट पिता नहीं बन पा रहे।